अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड ही दो एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 8 और एग्जांपल 9। सबसे पहले एग्जांपल 8 पे हमारी बात होगी। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह की एग्जांपल्स हैं और दोनों में तकरीबन एक जैसी चीज़ें ही कैलकुलेट करनी हैं, लेकिन अब तक आपने जो एग्जांपल 6, 7 पीछे की और अब ये जो 8, 9 हम करेंगे, ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं कि इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पीछे एक्सरसाइज में भी आपको करने को मिलेंगी। तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चारों एग्जांपल्स को ज़रा अच्छी तरह डिस्कस कर लें। एग्जांपल 8 की स्टेटमेंट ये है कि वो कहता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस, के 10 ग्राम बर्फ़ के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पानी के होंगे। अब पहली बात तो ये है कि आइस जो है वो समझ लें कि वाटर ही होती है, तो इसलिए आपको ये ज़हन में क्लियर रहना चाहिए कि आइस और वाटर का मतलब सेम ही है, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। आपने साथ साथ ये भी कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स कितने बनेंगे उन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे उस 10 ग्राम सैंपल के अंदर। तो सबसे पहले तो आप डाटा ये लिखें कि मास ऑफ आइस, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसको हम वाटर कहते हैं, वो कितना है 10 ग्राम, ठीक है जी। और अब वो कहता है कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने सबसे पहले इस 10 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला आप पीछे एवोगाड्रोस नंबर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। चूँकि यहाँ उसने आपको ग्राम्स में मास दिया हुआ है सैंपल का, इसलिए जो फार्मूला यहाँ लगेगा वो मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर वाला फार्मूला लगेगा। अब सब्सटेंस का मास कितना दिया गया है जी 10 ग्राम, और वाटर का, यहाँ सब्सटेंस से मेरी मुराद वाटर है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, और मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट्स आपने जब इसको हल करना है तो जिस तरह बुक में उसने हल किया हुआ है, मैं आपको उसी तरतीब के हिसाब से समझाऊंगा। बुक में हल करने का जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार ये है कि पहले उसने ये 10 और 18 वाला जो हिस्सा है पहले इसको हल किया है, यानी कि 10/18 को उसने पहले सॉल्व किया है इतनी चीज़ को, और इसको सॉल्व करके जो आंसर निकलता है वो 0.55, ये इतना आंसर निकलता है। मैं वही वैल्यूज़ ले रहा हूँ जो बुक में उसने दी हुई हैं। आप इसको कैलकुलेटर से ख़ुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई एक आध डिजिट का फ़र्क जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो उसके बाद आगे आपने इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप पहले इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे, यानी 0.55 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.31, मेरे पास जो बुक है उसमें 3.31 वैल्यू जो है वो आती है, और आगे 10⁻23 ये जो है ये उसी तरह साथ मौजूद रहेगा। तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी के बनते हैं जो उस 10 ग्राम आइस के अंदर मौजूद है। उसके बाद दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का ये है कि उसने कहा था कि जनाब आप हाइड्रोजन के एटम्स भी कैलकुलेट करें और आप ऑक्सीजन के एटम्स भी कैलकुलेट करें जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे। अब टोटल आपके पास ये इतने मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कैलकुलेट करने हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स पर मुश्तमिल होता है और एक उसके अंदर ऑक्सीजन का एटम होता है। यानी इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में चूंकि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में 200 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें 1000
2000 मालिक्यूल्स में 2000 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, यानी जितने मालिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के एटम उससे दुगने होंगे। लिहाजा अब आप यहाँ पे इसको किताब वाले तरीके से, जैसे उसने एक पूरा सेंटेंस लिख के सॉल्व किया है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अगर चाहें तो रेशो का जैसे तरीकाकार होता है वो रेशो वाले तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स। हाँ जी, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं? 2। तो अगर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम 2 हैं तो ये इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स बनेंगे? यानी 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? तो 2 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.62 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास बन जाएंगे। इसी तरह सी हिस्से में उसने कहा था ऑक्सीजन के एटम बताएं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो आप उसी तरह सेंटेंस लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स। हाँ जी, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम होता है, तो ये जो इतने मॉलिक्यूल हैं इसमें कितने होंगे? यानी 3.31 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? तो जाहिर बात है अगर एक मॉलिक्यूल में एक ही है तो फिर जितने मॉलिक्यूल होंगे यानी 3.31 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, तो उतने ही ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास होंगे। तो एक ये सी पार्ट जो है वो हल हो गया। अब उसके बाद उसने आपसे ये भी पूछा था कि जी आप ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो आपने उसी तरह ही कैलकुलेट करने हैं जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं। ये इस तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर ये बात याद रहे कि ये जो लाइन होती है ये लाइन बेसिकली एक बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि एक कोवलेंट बॉन्ड ये है और एक कोवलेंट बॉन्ड ये है, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो अगर 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड्स के एक मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन करता है कितने कोवलेंट बॉन्ड? 2। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर ये 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने थे? 3.31 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेन करेंगे, हाँ जी, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स? जी, तो ये 2 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएंगे उसी तरह 6.62 इंटू 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये बिल्कुल वैसे ही यानी कि हमने कैलकुलेट किए जिस तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए थे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 9 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 भी एग्जाम्पल 8 से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। उसमें उसने कहा है कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड अगर आपको दिया जाए तो आप उस 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताएं टोटल कितने होंगे, और अगर वो मुकम्मल तौर पे आयनाइज होता है पानी के अंदर तो उससे पॉजिटिव और नेगेटिव के आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे। फिर आपने हर आयन का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का मास भी अलग अलग बताना है, और फिर आखिर में उसने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताएं कि कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मास फास्फोरिक एसिड का जो हमें दिया गया है वो 10 ग्राम्स है। पहले उसका मोलर मास निकाल लेते हैं क्योंकि वो फार्मूले में यूज़ होता है। तो मोलर मास जो है वो आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन के एटम्स का हमने 3 ले लिया, 31 फास्फोरस का हो गया, 64 जो है वो ऑक्सीजन के 4 एटम्स का हो गया। तो ये 98 ग्राम पर मोल बन गया। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का आपको पता है वही फार्मूला कि चूँकि ग्रामों में मास दिया गया है इसलिए मास इन ग्राम ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो उस फार्मूले के मुताबिक मास इन ग्राम 10 ग्राम्स, 98 मोलर मास
मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। जिस तरह एग्जाम्पल 8 में आपने पहले इतना हिस्सा सॉल्व किया था, तो इसको अब हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया गया 0.102 और आगे मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 के साथ। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 0.614 इंटू 10 रेज टू पावर 23। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0.614 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, और साइंटिफिक नोटेशन के असूल के मुताबिक जहां डेसिमल पॉइंट लगा है उसकी बैक पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो लिहाजा हम डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.14, और एक डिजिट आगे गए हैं तो 10 की पावर -1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 रेज़ टू पावर 23 उसी तरह मौजूद है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मालिक्यूल्स आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमारे पास बन गए। उसके बाद पार्ट बी में उसने कहा था कि अगर ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बताएं कितने बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आप देख सकते हैं कि एक मालिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का जब आयोनाइज होता है तो 3 H पॉजिटिव आयंस और एक फॉस्फेट आयन उसमें से प्रोड्यूस होता है। अब एक मालिक्यूल से 3 H पॉजिटिव निकलते हैं, तो लिहाजा आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का और पॉजिटिव आयंस का। एक मालिक्यूल से 3 H पॉजिटिव निकलते हैं, इसका मतलब अगर इधर 100 होंगे तो ये 300 निकलेंगे, 1000 मालिक्यूल होंगे तो ये 3000 निकलेंगे। इट मीन्स कि अगर 6.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मालिक्यूल्स हों तो H पॉजिटिव आयन उससे 3 गुना ज़्यादा होंगे। तो ये 3 इंटू 6.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। अब जैसे अभी बात हो रही थी पीछे कि 18.42 भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पीछे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है। लिहाजा आप एक डिजिट पीछे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.842, और एक डिजिट चूंकि आप लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो 10 रेज़ टू पावर 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो जब 22 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स जमा होके 1.842 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अब इसी तरह नेगेटिव आयंस निकालने, ये आप नेगेटिव आयन देख रहे हैं कि प्रोड्यूस होता है जब फास्फोरिक एसिड आयोनाइज होता है, तो एक मालिक्यूल की आयोनाइजेशन से एक ही फॉस्फेट निकलता है। तो अगर एक मालिक्यूल से एक फॉस्फेट निकलता है तो इसका मतलब 100 मालिक्यूल से ये 100 निकलेंगे, 1000 मालिक्यूल से ये 1000 निकलेंगे। दैट मीन्स कि जितने हमारे पास मालिक्यूल्स होंगे फॉस्फेट आयंस की तादाद भी उतनी ही प्रोड्यूस होगी। तो ये इसका पार्ट बी हो गया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि नंबर ऑफ मासेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस और फॉस्फेट आयंस जो है वो कितने होंगे। तो उसके लिए बच्चों नंबर ऑफ आयंस वाला फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस बराबर मास ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंटू एवोगाड्रो नंबर। हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ये करनी है, यानी मास ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मास ऑफ H पॉजिटिव आयंस हम एक तरफ कर लेंगे, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, मोलर मास के साथ, और एवोगाड्रोस नंबर जो है वो रीअरेंजमेंट में नीचे चला जाएगा। अब आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे H पॉजिटिव का लफ्ज़ चेंज करके अगर उसकी जगह फॉस्फेट कर लेंगे तो बिल्कुल ये सेम दोनों फार्मूले बन जाएंगे, यानी मास ऑफ फॉस्फेट आयंस बराबर हो जाएगा, जैसे ये लिखा था नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन, ऊपर था मोलर मास ऑफ H पॉजिटिव आयन, यहाँ आ जाएगा मोलर मास ऑफ फॉस्फेट आयन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब ये नंबर ऑफ H पॉजिटिव और नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस ये आप ऑलरेडी पिछले पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इनकी लहदा। मोलर मास हाइड्रोजन का 1.008 होता है, आपको पता है, तो ये हमने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस पीछे निकाले थे 1.842 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, H पॉजिटिव का मोलर मास 1.008 और ये एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन पिछले पार्ट में हमने निकाले थे 6.14 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 22, ये 95 फॉस्फेट का मोलर मास होता है, क्योंकि 64 4 ऑक्सीजन का, 31 फास्फोरस का, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो बिल्कुल आपके ग्राम्स में मास निकल आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये डी पार्ट जो था उसमें उसने कहा था कि
फेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो वो बिल्कुल पार्ट बी की तरह ही स्टूडेंट्स निकलेगा। आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में से 3 हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन्स निकलते हैं, ठीक है, लेकिन हर आयन के ऊपर प्लस का एक ही चार्ज होता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल से 3 ही आयन्स निकलेंगे और 3 ही पॉजिटिव के चार्ज बनेंगे। तो लिहाजा 100 मॉलिक्यूल्स हों तो उनसे 300 ही आयन्स बनेंगे, 300 ही पॉजिटिव का चार्ज बनेगा। 1000 मॉलिक्यूल होंगे तो उनसे 1000 ही पॉजिटिव के आयन्स निकलेंगे और 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे फास्फोरिक एसिड के तो उनसे 3000 H पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे और 3000 ही पॉजिटिव का चार्ज होगा। 1,00,000 मॉलिक्यूल होंगे तो उनसे 3,00,000 ही H पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे और 3,00,000 ही पॉजिटिव का चार्ज बनेगा। सो इट मीन्स कि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे पॉजिटिव आयन्स भी उनसे 3 गुना ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव का चार्ज भी उनसे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो ये जिस तरह आपने आयन्स निकाले थे बिल्कुल यही फिगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बनेगा, यानी 1.842 इंटू 10⁻23 ही H पॉजिटिव आयन्स बनते हैं और 1.842 इंटू 10⁻23 ही पॉजिटिव का चार्ज बनेगा। और जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल 6 में भी बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज हमेशा बराबर होता है, इसीलिए कंपाउंड न्यूट्रल होता है। तो इसी पैटर्न पे आपने ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज अगर 1.842 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव का चार्ज भी 1.842 इंटू 10⁻23 ही होगा।